तो हमने 2024 का तो फाइनल अकाउंट्स का एक सम कल किया था, ये 2023 मिड सेम का पेपर है फाइनल अकाउंट, एंड ये तो इस बार भी 20 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। और तुम लोगों को एडजस्टमेंट्स जो है ना फाइनल अकाउंट्स में, वो भी सिर्फ इतने ही एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि कल मैंने सिलेबस भेजा, उसमें क्लियरली लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, जो मेरी फाइल में मैंने ऑलरेडी बताया था। तो ज्यादा कोई एडजस्टमेंट आने नहीं वाले। ये एक तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा ये वाला, देन आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, बैड डेब्ट्स वाला है, और एक इंटरेस्ट वाला है, ये बैंक लोन वाला इंटरेस्ट, राइट। इतने ही एडजस्टमेंट है और एक डेप्रिसिएशन, बस इतने ही एडजस्टमेंट तुम लोगों के सिलेबस में है। अब ये 23 का क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का। From the following balances extracted from the books of Mr. Steve Smith, prepare final accounts for the year ending 31st March 23. ये तो ट्रायल बैलेंस दे दिया है, राइट। और पहले तो एडजस्टमेंट हम मार्क करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 23 was 72,500, इसका कोई मार्किंग नहीं करना है, और विच एवर इज लेस वो अमाउंट हमें देना है, यानी हम 72,500 लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 2,000 एंड प्रीपेड वेजेस 2,000। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, तो सैलरी को हम मार्क करेंगे, है ना, और प्रीपेड वेजेस, तो वेजेस को भी मार्क किया है यहाँ। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड एट 10%। तो प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को मार्क किया हमने। और फर्दर बैड डेब्ट्स, ये है न्यू बैड डेब्ट्स 2,500 एंड न्यू आरडीडी 10%। तो डेटर्स पे 2 मार्किंग करना है, 3 लाइन छोड़ना है, और ये 5 एडजस्टमेंट ही आने वाले हैं, प्लस एक वो इंटरेस्ट वाला, कल बैंक लोन था, टर्म लोन। सिलेबस में ये 6 एडजस्टमेंट ही है, और ये 6 एडजस्टमेंट के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो सब कुछ बस ये मतलब 3, 4, 5 सम करके पूरा फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा, सब कुछ इसके अंदर ही आ जाएगा। इसमें तो लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने ऑलरेडी, जैसे मैंने सिखाया हुआ है कि पेंसिल से लिख लो। तो कैपिटल कहाँ आता है? लाइबिलिटी में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, कैरेज है वो ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड रहेगा वो भी ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, राइट। कैश एंड बैंक बैलेंसेस एसेट, सब कुछ वही है जो हमने ऑलरेडी 3-4 सम में डिस्कस किया है। लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, return outward is your purchase return। return outward क्या होता है? purchase return। तो purchase में से माइनस होगा, ये टीसी लिखा है वो रॉन्ग लिखा है। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, तो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज में से माइनस होगा। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मेट लिख लेना है। बिल रिसीवेबल इज एसेट, बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी। कमीशन, देखो कमीशन कहाँ दिया है उस पर डिपेंड करता है। कमीशन क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, कमीशन डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो ईयर 6,000 इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे पीडी रॉन्ग लिखा है। कमीशन कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बिकॉज इट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड। तो कोई भी कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेंट, ये सब चीजें अगर डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डेटर्स एसेट, ये तो हर सब में आएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट,
यस बुद्धिमंता। सर कमीशन के साथ आपने क्या क्या बोला? कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट। एंड सर सॉरी टू इंटरप्ट बट ये आईबीएस का ही पेपर है राइट? यस, आईबीएस का पेपर है 2023 मिड टर्म एग्जाम। ओके थैंक यू। एंड ओपनिंग स्टॉक तो सबको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटी, कैपिटल में से माइनस करते हैं, सब वही आइटम है। टर्म लोन, कल जो बैंक लोन था, लाइबिलिटी में आएगा। डिविडेंड, हाँ डिविडेंड भी, जो मैंने कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेंट बोला, और डिविडेंड भी इसमें लिख सकते हो कि अगर डेबिट में है तो पीडी और क्रेडिट में है तो पीसी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। आरडीडी ऑलवेज इज योर ओल्ड आरडीडी, जो वेंटेप्स के फॉर्मेट में ओल्ड आरडीडी माइनस होगा। सब वही आइटम है, कुछ न्यू नहीं है। स्टेप वाइज जाना है, पहले मार्किंग कर लिया, ये लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे अगर तुम्हें याद है तो डायरेक्ट भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। कैपिटल लाइबिलिटी में आता है पहले तो, फॉर्मेट तो सबको इसका पता ही है। इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया है स्टील्स में, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, particular amount and your profit and loss account for the year ended, and balance sheet as on 31st March 23। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में पहले कैपिटल आएगा। सर एक रिक्वेस्ट है, आप ये क्वेश्चन पेपर अभी शेयर कर पाओगे ग्रुप पे तो साइमल्टेनियसली हम भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं कर देता हूँ पेपर शेयर, और ड्राइव से तुम लोग सब डाउनलोड करके रखो। ड्राइव का लिंक है ना तुम लोगों के पास कि तुमने लिंक ज्वाइन किया है। मैंने तीनों पेपर कर दिया, जो 22, 23 और 24 का है। नाउ आई एम सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ 2023, राइट? यस बोलिए बेटा। सर आज हम लोग को फाइनल अकाउंट्स करा रहे थे ना, तो बैलेंस शीट में उन्होंने हमारे मैम ने बोला है कि लाइक फिक्स लायबिलिटी फिक्स एसेट टॉप पे रहेगा, फिर करंट लायबिलिटी करंट एसेट हमें नीचे ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। ओके, तो ये भी मैं बताता हूँ, ऊपर से सीख लो पहले। अब जो हम लोग एक कल 22 का करेंगे ना, वो मेथड से सिखाना पड़ेगा। फिर सब डिवीजन में वैसे ही सिखाया है क्या? तुम्हारा कौन सा डिवीजन है बुद्धिमंता? सी। सी। और बाकी शिखा, डिम्पल, कार्ड? सर ए डिवीजन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। सर मेरे डिवीजन में बोला है ऐसे, पर फिर मैम को बोला कि मतलब ऐसे गड़बड़ी में अगर ऊपर नीचे लिखा तो चलेगा, तो मैम ने बोला हाँ चलेगा, ऐसे कोई फिक्स फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर देन अगर फॉलो करो तो भी ठीक है, ऐसा बोला था। ठीक है, वो भी ऐस, एक बार बता दूंगा 5 मिनट में कि क्या क्या ऐसे आता है वो और लिख क्या। वो द इस वे में लिखते ना, इन ऑर्डर ऑफ जो लिक्विडिटी होता है उसमें लिखते हैं हाँ, ना, कम या तो लिक्विडिटी वाला पहले लिखना है, इनको तो ऐसे बोला इंक्रीजिंग या वाला डिक्रीजिंग पहले। ऑर्डर, दोनों में से आप किसमें भी हाँ, लिख दोनों सकते में हो। से कोई भी लिख सकते हो, बट इन लोगों में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला, हाँ फिक्स मतलब पहले बोले और करंट बाद में, राइट? हाँ तो ऐसे ही लिखते हैं ना हम, पहले लैंड और ये सब पहले, लिखते हाँ हैं। वो तो जनरली वैसे ही लिखते हैं, बट उल्टा भी होता है कि करंट पहले लिखो और वो बाद में लिखो। बट अभी तक 3 साल में तो ऐसे कुछ बोला नहीं था। 3 साल में तो कैसे भी लिखो, फुल मार्क्स ही दे रहे थे, राइट? हाँ वो मैम ने बोला लिख, मतलब एग्जाम में लिख दोगे चलेगा, बट देन अगर मैम ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने नहीं बोल रही है। हाँ वैसे सर चले। वैसा कंपल्शन जैसा नहीं है, बट जस्ट एक फॉर्मेट बोला है ताकि सबका अगर क्लियरली भी आया तो उनको याद रखने को भी इजी होगा, दैट्स व्हाई। ओके ओके, गॉट इट, फाइन। अब वो भी मैं बता दूंगा, वो तो एक बार सॉल्व हो जाएगा तो मैं वो बैलेंस शीट को रीअरेंज कर दूंगा कि कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा करेंट है। ठीक है, अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। कैपिटल हमने 95,000 ले लिया है यहाँ पे लाइबिलिटी में। इनर कॉलम में लेना है कैपिटल और उसके नीचे 5 लाइन छोड़ना है। और इफ यू आर फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ इंक्रीजिंग,
तो हमेशा पहले कैपिटल ही आएगा, मतलब पहले फिक्स्ड वाला लेना है और फिर करंट वाला लेंगे तो कैपिटल ही पहले आएगा, ठीक है, इन डिक्रीजिंग लिक्विडिटी अगर हम ले रहे हैं तो। और जो भी फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब पहले आता है। बट यहाँ तो मेरे क्वेश्चन वाइज है मेरे ये बैलेंस शीट में तो, बट आई विल चेंज आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक उसका कॉपी और बना के मैं अभी साइड में कर दूंगा। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितनी मार्किंग है तो हमने इनर कॉलम में लिया एसेट में 47,000। देन कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है और वेजेस पे मार्किंग भी है। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट में पहले 3 लाइन में तो यही लिख लेना है तुम्हें, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, क्रेडिट में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक 4-5 लाइन शो। उसके बाद हम लोग वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज। तो टू कैरेज हम लिखेंगे यहाँ पे, टू कैरेज द अमाउंट इज 9150। कैरेज पे मार्किंग नहीं था, वेजेस पे मार्किंग है, तो वेजेस पे मार्किंग है तो उसको इनर कॉलम में लिखना है, राइट। जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है दैट यू हैव टू टेक इन द इनर कॉलम, राइट। क्वेश्चन पेपर मैंने सेपरेटली तो शेयर किया है, बट मैंने हर फाइल में ना सॉल्यूशन के बाजू में क्वेश्चन पेस्ट भी किया हुआ है, सो यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर आल्सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन। अगर तुम्हें ये भी पता चलता है कि कहाँ पे है पेपर या क्या है। Then salaries, profit and loss debit, office stationery, profit and loss debit. और मैंने ये बोला है कि यहाँ पे ना बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट तो तुम लोगों को लिख ही लेना है, ये पहले लिखो बाद में लिखो चलेगा, बट ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट यू शुड रिमेम्बर एंड राइट, बिकॉज ये एडजस्टमेंट तो आने ही वाला है, राइट। टू बैड डेब्ट्स, add new bad debts, add new RDD, less old RDD, right? Then I have written two salaries. Salaries कितना है 6,000, उस पे एडजस्टमेंट है, और ऑफिस स्टेशनरी 750। तो सैलरीज पे एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं, और ऑफिस स्टेशनरी वी विल डायरेक्टली राइट इन द आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन इट, राइट। तो ये भी क्लियर है कि कौन सा अंदर लिखना है कौन सा बाहर लिखना है, ये तो सबको पता है। देन कैश एंड बैंक बैलेंस इज योर एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट, एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे भी मार्किंग है, राइट। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, देन लैंड एंड बिल्डिंग inner column में because there is marking on it. Then there is purchases which is trading account debit, और return outward क्या होता है purchase return, तो ये purchase में से माइनस होगा 3,000, तो return outward is your purchase return, तो ये तुम लोग याद रखो। तो 1,18,000 and purchase return is also known as return outward। ये एक क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 में रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। Then sales 3,75,000 trading account credit, then traveling expense and bad debt is given। तो सेल्स हम लोग क्रेडिट में लेंगे 3,75,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट में आ जाएगा, आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो मार्किंग ऑन इट, एंड बैड डेब्ट्स जो भी ये बैड डेब्ट्स दिया होता है दिस इज योर ओल्ड बैड डेब्ट्स, यानी टू बैड डेब्ट्स फर्स्ट लाइन में इसको लेते हैं जो डेबिट में दिया है, और जो आरडीडी दिया है वो ओल्ड आरडीडी होता है जो हम लास्ट लाइन में लेते हैं, जो भी ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट है। तो टू बैड डेब्ट्स वी विल टेक हियर 250, राइट, एंड देन बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, ये भी हम लोग ले लेंगे।
bills receivable and bills payable. Bills receivable is your asset and bills payable is your liability. Then commission, credit में दिया है 6,000, so you will take on the credit side of profit and loss account. और प्रॉफिट एंड लॉस में भी फर्स्ट लाइन में ऑलवेज यू शुड राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, फिर हम लोग बाय कमीशन 6,000 यहाँ पे दे दिया है, राइट. Then debtors is your asset 50 to 500 and creditors 40,650 is your liability. और debtors में हमेशा 3 लाइन छोड़ देना है. डेटर्स में हमेशा क्या करना है, 3 लाइन छोड़ देना है फॉर न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी. ये लेस न्यू बैड डेब्ट्स एंड लेस न्यू आरडीडी और 1 लाइन टोटल के लिए. तो यू हैव टू लीव 3 लाइंस एंड देन क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी ऑलवेज. क्रेडिटर्स इज ऑलवेज लायबिलिटी, नो एडजस्टमेंट ऑन इट, so always outer column. Opening stock 55,500 and drawings हम कैपिटल में से माइनस करते हैं. टर्म लोन 10,000 वो भी हम लायबिलिटी में लेंगे. तो ड्रॉइंग्स ऑलवेज लेस फ्रॉम कैपिटल. 95 में से 12 गया, यू विल राइट इन द इनर कॉलम ओनली. ये हमेशा इनर कॉलम में ही लिखना है 83. और जो टर्म लोन है 10%, राइट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे टर्म लोन 10,000 इन द इनर कॉलम, क्योंकि कोई भी परसेंटेज दिया है उस पर क्या हिडन एडजस्टमेंट होता है, बैंक लोन और टर्म लोन. एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये भी क्रेडिट में है, तो देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. डिविडेंड रिसीव्ड वी विल टेक प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. And then RDD जो भी क्रेडिट में दिया है, that is your old RDD. ये जो फॉर्मेट है, 2 bad debts, add new bad debts, add new RDD, less old RDD. This bad debts will be given on the debit side of trial balance. Old RDD on the credit side of trial balance. New bad debts and new RDD you will get from the adjustment. तो पहले ये सारे पोस्ट कर लेने हैं हमें. पोस्टिंग कर लिया हमने. जो डेबिट में है वो या तो डेबिट और एसेट में आता है एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट वाला एक्सेप्ट परचेज रिटर्न एंड आरडीडी. क्रेडिट वाला कहाँ पे आता है, क्रेडिट या लायबिलिटी. सबका एक ही इफेक्ट आएगा ये सब अमाउंट का जो हमने ले ली. उसके बाद ये टर्म लोन है, तो सिंपल मैंने कल भी बताया था कि करना क्या है कि इस पे इंटरेस्ट निकालना है. अमाउंट कितना है टर्म लोन का, 10,000. परसेंटेज है 10%, तो 10,000 इंटू 10%. और डेट नहीं दिया है. अगर डेट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इंटू मंथ्स अपॉन 12 भी करेंगे. मंथ्स कैसे लेंगे, जो भी डेट क्वेश्चन में टर्म लोन के बाजू में दिया है, फ्रॉम दैट डेट टिल द डेट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. जो डेट का हम बना रहे हैं 31 मार्च 23 तक बना रहे हैं. तो अगर टर्म लोन में परसेंटेज के अलावा डेट दिया होता 1 Jan 23, तो फ्रॉम 1 January टू 31 मार्च 3 मंथ्स होता है. तो 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12 भी हम लोग लेते और वो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आ जाए. अब ये आने के बाद कल के सम में ऑलरेडी इंटरेस्ट था पीडी के डेबिट में, बट आज के सम में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट नहीं है. तो इजी है कि ये जो अमाउंट आया ये यहाँ पे हम ऐड करेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000, सो आउटर कॉलम में 11,000 एंड ये सेम अमाउंट 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 1,000, राइट. ये हिडन एडजस्टमेंट भूल मत जाना क्योंकि ये नीचे नहीं रहेगा. टर्म लोन बैंक लोन है तो ही एडजस्टमेंट आएगा, राइट. देन क्लोजिंग स्टॉक 2 वैल्यू दिया है, तो जो भी कम वैल्यू है वो लेना है. 75,000 एंड 72,500.
तो वी विल टेक 72,500. तो बाय क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड एसेट्स TCA एंड एसेट्स 72,500. सेम अमाउंट दोनों जगह हमने लिखा, ये भी सबको आता है क्लोजिंग स्टॉक तो, राइट. एंड आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग के लिए क्या रूल है, एड एंड लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग के लिए एड एंड लाइबिलिटी, प्रीपेड के लिए लेस एंड एसेट. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है, तो सैलरी में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा. तो हमने यहाँ पे सैलरी इनर कॉलम में लिखा था, उसके नीचे हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 2000 and total 8,000 in the outer column. 6 plus 2. And this 2,000 will come here on the liability side. 2,000. वैसे ही प्रीपेड है 2000, प्रीपेड वेजेस, तो लेस एंड एसेट. तो वेजेस कहा था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, उसमें हम लिखेंगे लेस प्रीपेड. प्रीपेड का दूसरा नाम एडवांस है, एडवांस वर्ड मतलब प्रीपेड. तो 42 minus 2000, that is 40,000, right? And this 2000 here on the asset side you will write prepaid wages, right? यहाँ तक सबको क्लियर है? Sir, you have not written outstanding salary in the liability this thing. The amount is not. Yes, add and liability. But in the year in the thing it's not written here. Pardon? Okay, 2000. 2000. Okay. So then it will be like 13,000, right, sir? You have to take this amount, 2,000. That is 2000. given in the adjustment. Yes. So then it will be added, right? So here you have Later to on. just write, na, in the outer column you have written 2,000. Okay. Then next is depreciation on plant and machinery and land and building at 10%. So plant and machinery or land and building पे 10%. ये plant and machinery है, less depreciation 10%. 47,000 का 10%, 4,700, and minus करके from 47 you will subtract this amount, so you will get 42,300 in the outer column. Similarly, from land and building also less depreciation 10%. From 1,11,750 का 10% is 11,175. और माइनस करके जो अमाउंट बचेगा दैट इज 1,05,75, 1,00,575. तो ये भी आएगा ही, डेप्रिसिएशन भी आएगा ही, यही एडजस्टमेंट्स आएंगे. सिर्फ तुम लोग ने अगर ये 3 पेपर भी करके गए ना, जिसके पास टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, सब सब्जेक्ट्स पढ़ना है, किसी को ऐसा है, तो सिर्फ ये 3 सम पढ़ के जाओ और बेसिक फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स का मेरा सुन लो कॉन्सेप्ट, तो भी इनफ है. यू कैन स्टिल स्कोर फुल मार्क. 22, 23, 24, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 3 सम, राइट. तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन. You will write the name of both the asset. दोनों एसेट का नाम लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग. प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 4,700, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 11,175. दोनों का टोटल बाहर 15,875. एंड देन दिस एडजस्टमेंट, ये भी आएगा. रुपीस में दिया होता है दैट इज योर न्यू बेड डेब्ट्स, एंड परसेंटेज में दिया होता है वो न्यू आरडीडी. वर्ड भी लिखा ही है, बेड डेब्ट्स 2,500 एंड आरडीडी 10%. और एडजस्टमेंट में जो भी बेड डेब्ट्स और आरडीडी है वो न्यू है. तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को डेटर्स में से माइनस करना है. डेटर्स
Sundry debtors on the asset side, here 52,500, less new bad debts, which is given 2,500. तो 52,500 में से 2,500 माइनस करेंगे तो नीचे हम लिखेंगे 50,000. Then less new RDD, which is 10%. So this 10% you will calculate on this 50,000. New bad debts minus करने के बाद जो अमाउंट आया उस पे हमें ये 10% निकालना है. तो 50 minus 5, that is 45,000. तो ये तो एसेट में इफेक्ट हो गया. New bad debts, new RDD, subtract from debtors, and this both are added in the format of the bad debts on the debit side of profit and loss. New bad debts में हम ऐड करेंगे 2,500, न्यू आरडीडी 5,000 भी यहाँ पे हम इनर कॉलम में ऐड करेंगे. So 250 was the old bad debts that was given on the debit side. 2,500 एडजस्टमेंट में दिया था न्यू bad debts. न्यू आरडीडी परसेंटेज में दिया था जो हमने कैलकुलेट किया. इन तीनों का टोटल 7,750 less old RDD, which was 750. So in the outer column you will write 7,000, right? So this is your bad debts वाला effect. ये तो आना ही चाहिए सबको. Only 3 sums आ गया, खत्म. कुछ ज्यादा और नहीं करना है. बेसिक्स कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, बट ये 3 सम में सब इंक्लूड ही हो गया. बट स्टिल थोड़ा बेसिक्स देख लेना है, एडजस्टमेंट्स देख लेना है, याद रखना है. और ये 3 सम करके जाके भी फाइनल अकाउंट्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं. तो पूरा सम हमारा हो गया. सेल्स रिटर्न नहीं था यहाँ पे, मैंने सेल्स रिटर्न पहले ही लिख दिया था, तो आई हैव टेकन 0 एंड यू कैन राइट द सेम अमाउंट ऑन द आउटर कॉलम. देन यू शुड चेक ये ओपनिंग स्टॉक मैं लिखना भूल गया था. यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था 55,500 एंड दिस परचेज 1,80,000 में से परचेज रिटर्न माइनस करके भी यू हैव टू टेक इन द आउटर कॉलम. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर 4,47,500. सेम टोटल हमें डेबिट साइड में लिखना है और फिर डेबिट का टोटल करके जो भी आएगा वो पेंसिल से इसके नीचे लिख दो 2,81,650. Now from 4,47,500 you will subtract this 2,81,650 और जो भी बचेगा वो यहाँ पे ऊपर लिखोगे टोटल के ऊपर डेबिट साइड पे 1,65,850. दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ पे लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और यही अमाउंट यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हम ले लेंगे 165,850. इधर भी सब छोटा ही है डेबिट साइड पे अमाउंट. तो हियर आल्सो द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर 165 plus 8, so that is 1,73,850. The total of the credit side is more. सेम हमने डेबिट में लिखा, जो भी टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखते हैं. कभी कभी एक सम हमने ऐसा किया था जिसमें डेबिट साइड भी ज्यादा था, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे जो बचेगा दैट विल बी नेट लॉस, वो हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखा, फिर हमने डेबिट का टोटल लिया जो हम यहाँ पे नीचे पेंसिल से लिखा 34,625. From 1,73,850 we will subtract this 34,625 और वो हम यहाँ पे लिखेंगे this is your net profit carried down. Whenever the total of credit side is more, तो जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट में बचेगा and that is known as net profit. Yes, बुद्धिमंता. सर वो लेस ओल्ड आरडीडी एक बार एक्सप्लेन करेंगे वो कैसा है? यहाँ पे ये फॉर्मेट है. पहले तो मैंने बोला कि ये फॉर्मेट तुम्हें याद रखना है. हाँ याद ही रखना है, लिख ही देना है, राइट, लर्न करके. ओके अब ये जो बैड डेब्ट्स है ये तो क्वेश्चन में डेबिट साइड पे दिया होता है यहाँ पे बैड डेब्ट्स, राइट. और इधर क्रेडिट साइड पे आरडीडी या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऐसा पूरा वर्ड भी हो सकता है. तो ये भी Right. क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे दिया है, इसी को हम ओल्ड आरडीडी बोल के यहाँ पे लेते हैं. ओके ओके गॉट इट. राइट, क्लियर है.
तो ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट अगर डेबिट साइड ज्यादा है और इधर बचेगा अमाउंट क्रेडिट साइड पे, तो दैट इज नेट लॉस, जो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी विल ऐड नेट प्रॉफिट इन 83,000 प्लस 1,39,225, तो दैट इज 2,22,225। फिर हम टोटल दोनों साइड का लेंगे तो अपने आप मैच हो जाएगा। इस साइड का है 2,80,000, लाइबिलिटी का टोटल है 2,80,375, एंड इसका भी टोटल है 2,80,375, राइट। अगर हम डबल इफेक्ट लेते हैं, देखो जितना भी पोस्टिंग दिया है ट्रायल बैलेंस में, जो भी आइटम है ना, उसका अगर हमने डेबिट वाला डेबिट में लिया है और एसेट में लिया है, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में और लाइबिलिटी में लिया है, और सारे एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दिया है, एक इफेक्ट डेबिट साइड और एक इफेक्ट क्रेडिट साइड, यानी एक इफेक्ट डेबिट और एसेट और दूसरा क्रेडिट या लाइबिलिटी में लिया है, तो भी तुम्हारा सम टैली हो जाएगा। बट टैली होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने 100% सम राइट किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम ये बिल्स पेबल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ले लिया है, तो भी सम टैली हो जाएगा। कमीशन इधर लाइबिलिटी में ले लिया है तो भी सम टैली हो जाएगा। ये कमीशन अगर हम ट्रेडिंग क्रेडिट में ले लेंगे तो भी सम टैली हो जाएगा। तो सम टैली होने का मतलब, बैलेंस शीट टैली होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सम करेक्ट है, बट अगर टैली नहीं हुआ तो डेफिनेटली रॉन्ग है। टैली नहीं हुआ तो डेफिनेटली रॉन्ग है, बट टैली होने का मतलब ये नहीं है कि फुल मार्क्स आएगा ही। और हो सकता है कि तुम कोई एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट ही भूल गए, यानी अगर हम समझो क्लोजिंग स्टॉक का दोनों जगह अमाउंट लेना भूल गए, या डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना ही भूल गए, तो भी टैली हो जाएगा, ठीक है। सो बट टैली नहीं हुआ तो रॉन्ग है, ठीक है। तो टैली हो जाना चाहिए, तो एटलीस्ट मन में ये रहता है कि हाँ मेरा राइट है। टैली नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना है, लास्ट में खाली चेक करना है कि क्या मिस्टेक हुआ, अगर टाइम बचेगा तो। मिस्टेक चेक करने में टाइम वेस्ट मत करना कोई भी, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। तो ये तो हमारा फाइनल अकाउंट्स था, ठीक है, नो डाउट ना? नहीं सर, परफेक्ट परफेक्ट। ये बंद कर दिया। अब पहले मैं डेप्रिसिएशन कवर करता हूँ इसका, जो 2023 का। देन आई विल टीच द फीफो मेथड, ये जो है इन्वेंटरी का, और एक वेटेड एवरेज से भी एक सम कर लेंगे। इतना आज हमारा टारगेट है। देन 22 का पेपर बचेगा, और इसमें जो थियोरी है वो सब भी बचेगा जो हम डिस्कस करेंगे, और ट्रायल बैलेंस भी बचेगा, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। हियर ABC Trading Company कलकत्ता परचेज्ड फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 25,000 का खरीदा 1 अप्रैल 2012। So this is your first furniture. In the same year, additional furniture for 10,000. तो दो फर्नीचर हो गए। On 1st October 2013, furniture purchased on 1st April 12 was sold. तो ये तो बेचा। And on the same date, new furniture was purchased. तीन फर्नीचर हो गए। Company charge depreciation at 8% per annum on WDV method. Calculate value of furniture on 31st March 14, assuming that accounting year closes on 31st March every year. Prepare furniture account and working note should form part of the answer. यहाँ पे हमें कौन से साल का बनाना है ऐसे क्लियरली दिया नहीं है, तो क्या क्वेश्चन पढ़ के तीन फर्नीचर है ये तो हमें समझ गया, तो हम वर्किंग में तो डेट पर्टिकुलर और तीन कॉलम और टोटल कॉलम बनाने हैं तो टोटल कॉलम भी बनाएंगे, नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे दिया है कौन से अकाउंटिंग ईयर का बनाना है? क्या यहाँ पे कहीं भी मेंशन्ड है या नहीं है? Are you able to identify कि you have to prepare the furniture account for which years? कोई बताएगा क्या तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? We will start with 2012 जो machine, sorry, जो furniture we have bought till 2014.
तो 1 अप्रैल 12 से स्टार्ट करेंगे। तो और यहाँ पे लिखा है कि ईयर हमारा 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो पहला ईयर हो जाएगा 12/13, राइट। और इन लोग ने बोला है हमें 31 मार्च 14 का वैल्यू चाहिए, तो दूसरा ईयर 13/14 हो जाएगा। तो खाली 2 साल का ही बनाना है, क्योंकि फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 31 मार्च 14 लिखा है, तो ये जो डेट लिखा है ये हमारा लास्ट डेट है, इसके आगे का नहीं बना। तो ये 15 मार्क्स का सिर्फ 2 साल का आया था, यानी 23 में डेप्रिसिएशन सम वाज इजी, 24 में तो 5 मशीन था, 3 साल का बनाना था। सेल तो एक ही आएगा, सेल एक ही आएगा, 2 साल का आएगा, 3 साल का आएगा, कुछ भी आ सकता है। 3 मशीन या 3 फर्नीचर या 3 एसेट तो आएगा ही, 4-5 भी आ सकता है मैक्स, और सेल एक ही रहेगा, ये तो श्योर है। बट मैटर तो वही है, तो 2 साल का है, ये तो बहुत इजी सम है। 3 फर्नीचर है, तो हमें यहाँ पे इसका भी हम लोग कर लेते हैं ये वर्किंग। F1 F2 F3 3 फर्नीचर है यहाँ पे, और टोटल, राइट। पहले डेट क्या है? 1 अप्रैल 2012। 12/13 का हम पहले बनाएंगे, तो 1 अप्रैल 2012 को हमने खरीदा, ऐसे वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्नीचर परचेज कितने में खरीदा? 25,000। तो वी विल राइट इन F1 25,000। Then it is given कि in the same year 10,000 में हमने खरीदा 1 अक्टूबर 2012 को। तो हम क्या करेंगे? वापस 1 अक्टूबर 2012 परचेज इन F2 we will write 10,000। इसमें ओपनिंग नहीं है, 24 वाले में ओपनिंग था। तो सब अलग अलग टाइप के सम है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो तुम लोग 3 पेपर भी सॉल्व करते हो ना, तो भी तुम्हारा हो जाता है अकाउंट्स। टाइम नहीं है तो 3 पेपर सॉल्व करके जाओ, कम मार्क्स तो नहीं आएगा। कितना तुम लोग ने वो 3 पेपर अच्छे से किया है उसके ऊपर मार्क्स डिपेंड करेगा, बट इजिली minimum marks that you can score by solving this 3 paper and understanding this 3 paper is 80 out of 100। 3 पेपर में जो भी थियोरी सम्स एवरीथिंग है वो कर लिया बहुत अच्छे से, तो भी तुम 80 मार्क्स तो 100 में से ला सकते हो। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और अभी वो लोग पढ़ना चालू करेंगे। इनको आता है वो तो नॉर्मल करो पढ़ाई और अच्छा स्कोर करने का ट्राई, ठीक है। 3 पेपर तो करना ही है। और परचेज हमेशा कहाँ पे आता है? डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड। व्हाट वी विल राइट? 2 कैश पॉइंट, राइट। 2 कैश पॉइंट या सिर्फ 2 कैश या ओनली 2 बैंक, यू कैन राइट एनीथिंग। अब फर्स्ट ईयर में कुछ भी और खरीदा और बेचा नहीं है। फिर जो 2013 है 1 अक्टूबर, वो तो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो कुछ भी नहीं खरीदा बेचा है, तो क्या करते हैं हम? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2013। डेप्रिसिएशन सारे फर्नीचर, सारे मशीन जो भी है उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट। 25,000 into 8% is given, written down value method। बट फर्स्ट ईयर में कोई भी मेथड हो चेंज नहीं होता है अनलेस ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। अगर ये स्ट्रेट लाइन भी होता तो भी हम 25,000 into 8%। और क्योंकि हमने खरीदा है तो मंथ्स अपॉन 12 हमेशा आदत रखो लिखने का। बट ये क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2013 12 मंथ्स ही होता है, तो देयरफॉर इनटू 12 by 12, तो 25,000 का 8% दैट इज 2,000। देन 10,000 into 8%, ये हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 110, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, इट इज 6 months। So what we will write is 10,000 into 8% into 6 by 12,
और ये वर्किंग लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था. This is for your explanation. You can directly calculate and write here only 2,400 and take the total of the depreciation 2,400. फिर सेम डेट को हम लिखेंगे बैलेंस. कितना बैलेंस बच रहा है? 25,000 में से 2,000 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट 23,000. 10,000 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9,600. और ये जो है तुम्हारा फर्स्ट ईयर का वर्किंग बन जाता है, राइट. एंड द टोटल ऑफ द बैलेंस हम ले सकते हैं 32,600. परचेज था यहाँ पे दो, जो तो डेबिट में आता है. डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, परचेज और लॉस ऑन सेल के अलावा कुछ भी नहीं आता है. क्रेडिट में डेप्रिसिएशन, बाय कैश बैंक अगर बेचेंगे तो, प्रॉफिट ऑन सेल और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. और बाय डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा आएगा ही ऑन द क्रेडिट साइड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर ऑलवेज बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो आएगा ही. डेप्रिसिएशन कौन सा? अगर टोटल बनाया है तो हमें वहां से मिल जाएगा, नहीं तो जितना भी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है वो हमें कैलसी में टोटल लेके यहाँ पे लिखना है, दैट इज 2,400. और बैलेंस का टोटल वो बैलेंस कैरी डाउन में हम लिख देंगे 32,600. तो हमारा अपने आप ये जो टोटल है दोनों साइड का वो मैच हो जाएगा. 25 प्लस 10 35 and 2,400 plus 32,600 35,000. और ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट भी बन गया, राइट. क्लियर है ये फर्स्ट ईयर में? किसी को भी कुछ डाउट है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? There is Shikha, Rufus, Parth, Inder, Brahmbhatt and Govinda. No, sir. Then, yes. So what if bad debts is given in the trial balance itself? Bad debts is given In the trial balance itself? हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में तो दिया ही होता है. नहीं वो तो तो सर हमें हम दिया ही है ना डेबिट में. बैड डेब्ट्स तो दिया ही है ट्रायल बैलेंस. लॉस डेबिट साइड, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेते हैं ना, पूरा फॉर्मेट है ना उसका. तो टू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. तो जो डेबिट में दिया है वो टू बैड डेब्ट्स के सामने लिखते हैं, और जो एडजस्टमेंट में दिया है वो न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी होता है. और जो क्वेश्चन में आरडीडी दिया होता है इधर, ये ओल्ड आरडीडी होता है, राइट. okay sir, okay, thank you so much. Yes. So now this सेकेंड ईयर का क्या लिखा है? 1 अक्टूबर को हमने बेचा, सोल्ड द फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 12 फॉर 15,000. तो बेचा तो मैंने क्या रूल बोला है याद रखना है. सबसे पहले तो डेट ऑफ सेल लिखोगे, और सबसे पहले क्या करते हैं बेचने पे वर्किंग में हम, व्हाट वी कैलकुलेट व्हेनेवर वी सेल एनी एसेट. सबसे पहले वर्किंग में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ क्या करते हैं? तो क्या डेप्रिसिएशन. सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना. डेप्रिसिएशन निकाल के बुक वैल्यू आएगा, राइट. तो फर्स्ट मैंने ये बोला है कि हर लेक्चर में कि डेट ऑफ सेल पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो एसेट पे, सिर्फ वो फर्नीचर पे जो हमने बेचा है. सारे फर्नीचर या सारे मशीन पे नहीं. तो हमने ये फर्स्ट वाला बेचा है तो इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है. अब ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो हम जो अमाउंट 8% निकालेंगे वो ये 23,000 का निकालेंगे जो लास्ट बैलेंस है. और अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो हम फर्स्ट बैलेंस 25,000 के अमाउंट पे निकालते, फर्स्ट अमाउंट पे निकालते. तो बिकॉज इट इज रिटन डाउन वैल्यू वी विल कैलकुलेट 8% ऑफ 23. यही अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 25 होता, बाकी कोई मेथड चेंज नहीं होगा. तो 23,000 इंटू 8%. और जब भी बेच रहे हैं तो मंथ्स लेना है.
मंथ्स कहाँ से? फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर. स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 1st April 2013 till 1st October 2013. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सेल, जितने भी मंथ्स होते हैं इंटू डैश अपॉन 12. यहाँ पे 6 मंथ्स होते हैं तो इंटू 6 अपॉन 12. So you will write here that amount which is 920. That amount is 920. अब 23,000 में से 920 माइनस करेंगे तो you will get this 22,080 which is your book value. और बुक वैल्यू में से सर हम लोग ने नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है इस पर, अभी कर रहे हैं ना, बुक वैल्यू में से सेल प्राइस हम माइनस करेंगे. वी आर डूइंग इट, वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस. अभी तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला, तो बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू आएगा. उसमें से कितने में बेचा सेल प्राइस वो माइनस करते हैं. कितने में बेचा है? यहाँ पे दिया है 15,000 और सोल्ड फॉर 15,000. तो वी विल सब्ट्रैक्ट 15,000 फ्रॉम दिस और 22,080 में से 15,000 माइनस करके जो बचेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो दैट इज योर लॉस ऑन सेल, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज प्रॉफिट. If book value is more than the sale value or sale price, then it is loss. And if book value is less than sale price, then it is profit. So here it is loss on sale. तो ये पूरा वर्किंग करना है, इतना ही वर्किंग करना है और एक ही सेल आएगा मैंने बोला, और बस इतना ही वर्किंग करना है. और सेल पे मैंने बोला कि 3 इफेक्ट हमें लेने हैं. सेल पे 3 इफेक्ट ले रहे हैं, ये वर्किंग आना चाहिए. अब 3 इफेक्ट कैसे आएंगे कि पहले तो हम यहाँ पे ईयर लिखा 13-14 और ये जो भी बैलेंस है क्रेडिट का ये इधर डेबिट में हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलवेज ब्रिंग दिस बैलेंस डाउन ऑन द डेबिट साइड. 3 इफेक्ट क्या क्या आएगा? एक तो डेप्रिसिएशन, एक सेल प्राइस और एक लॉस या प्रॉफिट. तो डेप्रिसिएशन और सेल प्राइस तो हमेशा क्रेडिट में ही आता है. तो हमने डेट ऑफ सेल लिखा 1/10/13 बाय डेप्रिसिएशन. तो जो भी ये डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया वो लिखेंगे 920. कितने में बेचा वो भी डेट ऑफ सेल बाय कैश. कितने में बेचा? 15,000. वो क्वेश्चन में दिया होगा. ये दोनों तो क्रेडिट में ही आएगा, फिक्स है. अगर लॉस हुआ तो वो भी क्रेडिट में आएगा. लॉस हुआ तो वो भी हमें क्रेडिट में लिखना है बाय 1/10/2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7080. प्रॉफिट होता तो वो डेबिट में आता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट्स इट. 3 इफेक्ट ही आएंगे सेल पे और कुछ भी नहीं आएगा. इतना ही है. नो अदर वर्किंग पॉसिबल फॉर सेल एंड देयर विल बी ओनली वन सेल. सेल में किसी को डाउट है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वर्किंग ऑफ सेल और इफेक्ट ऑफ सेल? उसके बाद क्या है? ऑन द सेम डेट न्यू फर्नीचर वॉज परचेज्ड. सेम डेट पे 12,000 में नया फर्नीचर खरीदा. तो वी विल राइट द सेम डेट इन द वर्किंग. वी विल राइट परचेज न्यू है तो F3 में लिखेंगे हम 12,000. बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, खत्म. फिर बोला है बस डेप्रिसिएशन चार्ज करो. और खरीदते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में. खरीदा तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ऑन द डेबिट साइड 1/10/2013 टू कैश बैंक 12,000. राइट. सेल का इफेक्ट ले लिया 3, परचेज का ले लिया हमने. अब कोई भी और परचेज सेल नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. 13-14 है, लास्ट डेट इज 31st March 14. We will calculate depreciation on all the remaining asset. ये फर्स्ट एसेट तो हमने बेच दिया, फर्स्ट फर्नीचर. तो सेकंड और थर्ड पे हमें खाली डेप्रिसिएशन निकालना है. और ये रिटन डाउन वैल्यू है तो जो भी लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या है इधर? 9,600. तो वी विल कैलकुलेट 9,600 इंटू 8% जो होता है हमारा 768.
और स्ट्रेट लाइन होता तो हम 10,000 फर्स्ट अमाउंट पे निकालेंगे। दोनों मेथड में खाली ये डिफरेंस है, रिटन डाउन और स्ट्रेट लाइन में कोई एंट्री या इफेक्ट का डिफरेंस नहीं है, ओनली ऑन विच अमाउंट वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब इसमें तो लास्ट अमाउंट फर्स्ट अमाउंट यही है, 12,000 ही है, क्योंकि ये तो अभी खरीदा। तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन है कि रिटर्न डाउन है 12,000 पे ही हम निकालेंगे। तो 12,000 इंटू 8%, बट क्योंकि ये खरीदा है तो इसका मंथ्स भी देखना है। फ्रॉम 1/10/2013 till 31st March 2014, that is 6 months. So 12,000 into 8% into 6 by 12, that is 480. The total depreciation 768 plus 480, that is 1248, और माइनस करके हम बैलेंस भी निकाल लेंगे। From 9,608, 768 we will subtract, so we will get this 8832. From 12,000 we will subtract 480, so we will get 11,520, और इन दोनों का टोटल भी यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये सेकेंड ईयर का वर्किंग हो जाता है यहाँ पे हमारा। अब हमें खाली लास्ट में क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31st March 14। डेप्रिसिएशन कितना है 1248, बैलेंस का टोटल कितना है 2352। ये टोटल अपने आप सेम आना चाहिए। डेबिट का आ रहा है 32,600 प्लस 12, दैट इज 44,600। क्रेडिट का भी हम सिलेक्ट करेंगे तो आ रहा है 44,600। ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का लेजर। सेकेंड ईयर में किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। डेप्रिसिएशन में कोई भी जनरल डाउट है? एनी डाउट, जनरल डाउट इन डेप्रिसिएशन? जस्ट सर थोड़ा दोनों सम शेयर कर देना ना, डेप्रिसिएशन एज वेल एज जितना भी पोर्शन है उतना से। हाँ, ये फाइल सब ऑलरेडी शेयर्ड है। मतलब कहाँ बोल रहे हो? ये ड्राइव का लिंक है, तुमने न्यू ज्वाइन किया है क्या? ड्राइव का लिंक है ना ग्रुप में, मैं वापस भेज दूंगा। नहीं तो है सर, है सर, ड्राइव का लिंक पिन्ड है ग्रुप पे। तो वो ड्राइव में जाके ना सब्जेक्ट वाइज फोल्डर है, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये सब सॉल्यूशन ऑलरेडी उसके अंदर है और अपलोडेड है, राइट? कुछ न्यू नहीं है। फिर भी मैं जो अपडेट कर रहा हूँ कोई फाइल में, तो मैं वो वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और तुम लोग उसको लेटेस्ट से सॉर्ट करोगे। मैंने वैसे ही सॉर्ट किया है, तो कुछ अपडेट होता है तो वो डेट से पता चल जाएगा। बट वहाँ पे ऑलरेडी सब फाइल्स है। फिर भी किसी को नहीं मिल रहा है तो मुझे डीएम कर सकते हैं कि ये फाइल नहीं मिला है, तो वो मैं रात तक भेज दूंगा, ठीक है? बट आई विल अपलोड अगेन। कलर खाली चेंज मिलेगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी है ये सब पेपर्स का। मैंने खाली हाइड किया था और अभी कलर चेंज किया है। क्लियर? क्लियर है? और इसका भी डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मैंने बना दिया है, तो उन लोगों ने पूछा नहीं है इसमें डेप्रिसिएशन, so you don't need to prepare, only they have asked the furniture, right? Clear everyone? Clear है? यस सर। तो ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का। हमने कल एक सम किया, आज किया, फाइनल अकाउंट्स का किया। आज अभी हम लोग इन्वेंट्री का भी करते हैं। इन्वेंट्री का ये 23 का है, पहले 2023। दिस इज द क्वेश्चन जो आएगा ही। प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर बाय FIFO मेथड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें तो देखो डेट वाइज ही दिया है। क्या क्या याद रखना है कि पहले तो डेट वाइज हमें रिकॉर्ड करना है। कभी कभी सब परचेस एक साथ दिया रहेगा और नीचे सेल्स एक साथ दिया रहेगा, तो भी हमें डेट वाइज करना है। दूसरी चीज याद रखनी है कि सेल्स का जो भी रेट है वो हमेशा इग्नोर करना है। इग्नोर द रेट गिवन ऑफ सेल्स। ये दो चीज पहले याद रखना। ये इसका फॉर्मेट है। स्टॉक लेजर FIFO हमने लिखा, स्टॉक रजिस्टर बोलो, लेजर बोलो। हम लोग पहले 23 का कर रहे हैं, ये वाला बाय FIFO मेथड, राइट?
तो ये लाइंस तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, साथ में सॉल्व करना है तुम लोगों को। तो ड्रॉ द लाइंस, आई विल वेट 1 मिनट। और यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि ऑलवेज इग्नोर द रेट ऑफ सेल्स इफ एनी गिवन, है ना। ये But sir, मैंने, then without the rate, how will we multiply it? Because in FIFO, so we have to take this rate, na? but we don't take the rate of sales. I have written ignore the Ah, rate of sales ka, not purchase. sales ka of course, but purchase ka to we have to take, na? Yes. Hmm. Yes. I have written to ignore the rate of sales, only sales, not purchase. Oh. Purchase ka we will take. Oh. Correct. Okay. Right? So you can draw the lines. Just wait a second, draw the lines. So this is the question. This we will start solving. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है या ओपनिंग बैलेंस दिया है, राइट? यूनिट्स इज गिवन एंड रेट इज गिवन. Unit is given 1st Jan 2023. So we have to write the date in the date column. Then जो भी ओपनिंग रहेगा ना, वो डायरेक्ट यू हैव टू राइट हियर इन द बैलेंस कॉलम. ये तो फॉर्मेट है, परचेज में यूनिट्स रेट एंड अमाउंट, सेल्स में यूनिट्स रेट एंड अमाउंट एंड बैलेंस में यूनिट्स रेट एंड अमाउंट. So you will write here units which is given 14,000. Rate is also given 3.5. We will write that in the rate और multiply करके 14,000 into 3.5 amount आ जाएगा, right? That is 49,000, right? Clear है? This is clear. ये तो ओपनिंग बैलेंस पहले दिया रहेगा, वो लिखना है. कभी कभी ओपनिंग बैलेंस ऊपर फर्स्ट लाइन में भी दिया हो सकता है. Then date wise ही दिया है, so we will write the second date, that is 3rd Jan. Purchase दिया है, so we will write in the purchase the number of units 24,000 and the rate is 3.80. We will write 3.80. Multiply 24,000 into 3.80, that is 91,200, right? And FIFO में करना क्या है अभी, हमेशा याद रखो कि प्रीवियस डे का जो भी बैलेंस है, प्रीवियस डेट का जो भी बैलेंस है, पहले वो तुम्हें एज इट इज लिखना है. यहाँ पे एक ही था 14,000, तो वो लिख दिया. अगर दो है तो वो दोनों पहले लिखना है. सपोज 14 के नीचे कुछ और भी होता तो यू विल राइट दैट ऑल्सो. So in FIFO method, first write the balance of the previous date and then जो खरीदा, जो परचेज किया, वो उसके नीचे लिखोगे. प्रीवियस डेट का एज इट इज बैलेंस पहले लिखोगे, फिर जो भी खरीदा वो उसके नीचे लिखना है. FIFO में यही मेथड है which you will follow after every purchase. एवरी परचेज के बाद यही मेथड फॉलो करना है. After every purchase, you will follow this method only, right? Then there is 7123 sales. अब sales का unit है 26,000. So you cannot write directly 26,000 here. FIFO में क्या करना है, जो भी units है वो पहले इधर जो previous date का first balance है 14,000 उससे कंपेयर करना है.
26 बेचा, बट फर्स्ट बैलेंस में कितना यूनिट्स है हमारे पास? 14 है। तो विच एवर इज लेस दैट यू विल राइट हियर। 26 और ये फर्स्ट बैलेंस 14 में से विच एवर इज लेस दैट यू विल राइट हियर। 14,000 इज लेस, तो हमने पहले 14 लिखा। रेट जो भी 14 के बाजू में है 3.5, वो हमने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया। टोटल यूनिट्स हमें जो लिखना है यहाँ पे 26 लिखना है, क्योंकि हमने 26,000 बेचा है। ये 4.2 इग्नोर करना। 26 में से 14 हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो कितना बचा वो 14 के नीचे लिखोगे। तो वो कैसे आएगा? दिस 26,000 minus the units that we have already written, 14,000. तो 26 minus 14 यहाँ पे आएगा 12,000। उसमें तुम्हें जो भी सेकेंड रेट है, फर्स्ट तो हमने ले लिया रेट, अब जो सेकेंड रेट है, सेकेंड रेट इज 3.80। बैलेंस का रेट हमेशा लेना है यहाँ पे सेल्स में, क्वेश्चन वाला रेट नहीं लेना। तो सेकेंड रेट इज 3.80, ये हम यहाँ पे लेंगे। तो 12,000 इंटू 3.80 दैट इज 45,600। ये सेल्स का क्लियर है जो मैंने लिखा। कैसे लिखा इसमें किसी को डाउट है? 7 जैन का सेल्स का क्लियर है। अब बैलेंस कैसे आएगा? ये 14 था, वो 14 पूरा बेच दिया तो वो तो 0 हो गया, तो मत लिखो। ये 24,000 यूनिट्स था, 12,000 बेच दिया तो 24 माइनस 12, 12,000 बचेगा। रेट विल बी सेम 3.8 and multiply करके this will be the amount 45,600, right? So this sales is clear. Then again 11,123 purchases. बस ऐसा ही मेथड फॉलो करना है। परचेस है तो कुछ हार्ड है ही नहीं। जो यूनिट्स दिया है 30,000, जो रेट दिया है वो परचेस में लिखा और मल्टीप्लाई करके अमाउंट में लिखा। 30,000 3.9 दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट में, और फिर सीधा प्रीवियस डेट का पहले बैलेंस एज इट इज कॉपी करो। प्रीवियस डेट में जो भी बैलेंस है वो एज इट इज कॉपी करो। उसके बाद जो खरीदा वो उसके नीचे। तो परचेज के बाद तो कुछ हार्ड है ही नहीं। सेल्स के बाद खाली ये था कि वो देखना है कि फर्स्ट वाला कम है कि सेल्स का यूनिट कम है। जो भी कम है वो हमें यहाँ पे लिखना है। दैट यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर एंड राइट। तो परचेज तो क्लियर है। 11 जैन का परचेज। एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। क्लियर। देन 15 जैन सेल्स 34,000 यूनिट। तो 15 जैन लिखना है, टोटल 34 लिखना है, बट क्या करने का 34 और यहाँ पे फर्स्ट कितना है 12,000। तो 34 एंड 12 विच एवर इज लेस, तो 12,000 इज लेस। लिखा 12,000 का रेट क्या है 3.8, मल्टीप्लाई करके अमाउंट। वी हैव टू राइट हियर 34, फ्रॉम 34,000 subtract 12,000, तो रिमेनिंग इज 22,000। इसमें ये नेक्स्ट रेट जो है 3.90, दैट वी विल टेक 22,000 into 3.9, that is 85,800। सेल्स का रेट इग्नोर, यहाँ पे रेट यहाँ से ही लेना है। 12,000 तो पूरा बेच दिया, वो तो 0 हो गया। फ्रॉम 30,000 वी सोल्ड 22,000, तो 30,000 minus 22,000, balance will be 8,000. Rate will be same 3.9. Multiply करोगे 8,000 into 3.9, you will get 31,200. Then again purchase on 19th. Purchase है कितना यूनिट्स है 32,000 at the rate of 4 rupees and 5 पैसा। So 32,000 4.05, 32,000 into 4.05, that will be 1,29,600। बैलेंस क्या करेंगे? प्रीवियस डेट का पहले बैलेंस, that is 8,000 3.9 and 31,200, and then we will write this जो हमने खरीदा 32 4.05 and 129,600।
Then again sales. 23rd Jan, 27,000. 27 और इधर क्या है 8 है फर्स्ट में. 27,000 and 8,000, whichever is less. 8,000. Rate of 8,000 is 3.9. Amount be 31,200. Here we have to write total 27,000. 27 बेच रहे हैं, 27 में से 8 ये वाला हमने दे दिया, तो 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19,000. The rate, we will take the next rate below 3.9, that is 4.05. 19,000 into 4.05, 76,950. ये 8,000 तो खत्म हो गया, जीरो हो गया. From 32 we will subtract 19,000. The balance will be 13,000 and rate will be 4.05 and clear amount. क्लियर है ना कि फास्ट जा रहा हूँ, ये सब समझ रहे हैं, इसलिए आई एम गोइंग एट अ नॉर्मल स्पीड. किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? नो सर. अब वापस परचेज, तो परचेज 37,000 यूनिट्स. रेट इज 4.10 मल्टीप्लाई पहले प्रीवियस बैलेंस 13,000 4.05 एंड देन जो खरीदा वो. देन सेल्स 31,200. तो सेल्स बताओ, पहले हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे 31,200 है. व्हाट वी विल राइट इन द यूनिट्स फर्स्ट? किससे कंपेयर करेंगे 31,200 को? कैन एनीवन टेल? दिस 31,200. This 4.05. Yes, this 13,000. So 13,000 full you will write, Yes. and then later on we'll minus this. Yes, correct. So पहले 13,000, then from 31,200 minus 13,000, that is 18,200. We will write this 4.10 multiply. Now balance कैसे आएगा? 13 तो खत्म हो गया. Balance from 37 we will subtract this 18,200. So 18,800, rate is 4.1 and amount is this. In this question they have asked you to find out only the value of closing stock. But मैंने बताया एक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि what is cost of goods sold. Cost of goods sold is nothing but the total of the amount column of the sales. Sales का जो amount column है from starting to end, पूरा total जो होता है, that total is known as cost of goods sold. So cost of goods sold क्या होता है? The total of the amount column of the sales from starting to end. Closing stock क्या होता है? Closing stock सिर्फ ये लास्ट डेट का बैलेंस, लास्ट डेट का टोटल लेना है. लास्ट डेट में एक ही है 18,800, अमाउंट भी एक ही है. ओनली द लास्ट डेट, नॉट द टोटल. ऊपर से नीचे तक का टोटल नहीं, लास्ट डेट का. यहाँ पे तो एक ही है, अगर दो होगा तो वो दोनों का टोटल. So that is your closing stock, 18,800 units, and the value of the closing stock is this, the total of the last date, that is 77,080. So COGS, closing stock. Apart from this, ये लोग ये भी पूछते हैं कि explain this method, FIFO method या weighted average method. Yeah, what are the advantages of FIFO या disadvantages of FIFO और WAC? सम के अंदर ही वो लोग पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन भी, मीनिंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो बिकॉज दैट इज ओपन बुक, तो तुम लोग को देख के रखो कौन से पेज पे है, वो याद रखो, तो वो तो लर्न करना नहीं है, बट रीड करके थोड़ा याद रख सकते हो. वो रीड कर लेना कि मीनिंग ऑफ FIFO मेथड और डेप्रिसिएशन का भी मीनिंग एंड रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन. ये भी जो चैप्टर है उसमें भी
और स्ट्रेट लाइन और WDV का डिफरेंस या उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो वो भी थियोरी के लिए ढूंढ के रखना है, ठीक है। मैं भी अगर टेक्स्ट बुक मिलती है तो मैं कल थोड़े पेज नंबर बता दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, विच यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। आई विल चेक टुडे, मे बी आई माइट हैव अ टेक्स्ट बुक, आई विल हैव टू सर्च। तो अभी तो पहले न्यूमेरिकल्स पे, कल मैं सब थियोरी भी बताऊंगा थोड़ा। तो दिस इज क्लियर, ये हमारा था फीफो मेथड से सॉल्व किया है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। एक मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर प्रॉफिट भी पूछेंगे, जो जनरली तो कोई डिवीजन में आया भी नहीं है आज तक, पेपर में भी नहीं आया है, बट जस्ट फॉर नॉलेज, प्रॉफिट पूछेंगे अगर, तो तुम्हें करना क्या है, जो जो यूनिट्स बेचा 26,000, 34,000, 27,000, 3,100, so you will write all these units, और जो भी रेट है, अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालते वक्त जो भी ये रेट है वो रेट तुम लोग लोगे जो सेल्स का रेट दिया है, दैट रेट वी हैव रिटन हियर। यहाँ पे सेल्स का रेट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सेल्स का रेट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ सेल्स मिलेगा और उसका टोटल लेंगे। द टोटल यू विल गेट हियर 516,160, उसमें से ये COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स का जो भी यूनिट्स है और रेट है मल्टीप्लाई करके पूरा टोटल लेना है और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से जो आया वो माइनस करना है, तो यू विल गेट द प्रॉफिट। बट ये IBS में कभी भी पूछा नहीं है, ना सिखाया है आई गेस, तो आने का चांस नहीं है, इसका आने का चांस नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर नॉलेज आई एम टीचिंग, ठीक है। तो नहीं आएगा, ऑलमोस्ट नहीं आएगा, 99.99% ये नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये तो हमारा FIFO मेथड से हमने सॉल्व किया है, दिस इज क्लियर। किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है COGS और क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है और कैसे ये सब हमने कैलकुलेट किया? देन वी विल डू दिस, दैट इज FIFO मेथड ही है, ये भी 24 का जो क्वेश्चन है वो भी FIFO मेथड ही है, 24। बट इसमें परचेज और सेल्स अलग अलग दिया है तो हमें डेट वाइज करना पड़ेगा। 22 का भी मैं देख लेता हूँ, बट वो भी हम लोग तो करेंगे ही सॉल्व, नो प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल, बट आज दोनों सम ही हो जाएगा, 22 और 20, ये हम लोग इसका दोनों सम आज खत्म कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर एक बार 11 का फाइनल आंसर दिखाइए ना FIFO मेथड का। हाँ एक सेकेंड, लीफो मेथड आया था, लीफो तो तुम लोगों को है ही नहीं अभी, 22 में था लीफो, 22 में तो लीफो आया है, ठीक है। हम लोग ये लीफो वाला वेटेज से कर देंगे सॉल्व, या 23 का फाइनल आंसर ये रहा। So that will do 24 का FIFO method right now, right? Yes, they have asked FIFO only in 23 and 24, but if you all want, I will solve the 24 by weighted average cost method, or I will solve that sum by both the methods. So we'll do the FIFO, no, what I asked. Yes, we will solve it by FIFO. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज क्लियर, वी विल नॉट सॉल्व द 24 वाला, ये क्वेश्चन है 24 का। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है 1000 यूनिट्स, 10 रुपीज पर यूनिट। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, FIFO मेथड, और देखो यहाँ लिखा है एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मेथड। क्योंकि यहाँ 20 मार्क्स का आया है, 23 में 15 मार्क्स का आया था तो थियोरी नहीं पूछा था, 5 मार्क्स का यहाँ पे वो थियोरी है, राइट। बट यहाँ पे देखोगे तो इसने को फुल मार्क्स ही दिया है, इसने लिखा है यहाँ पे, बट वो तो तुम्हें कॉपी करके ही लिखना है बिकॉज इट इज ओपन बुक, तुम लोगों को मिल जाएगा ये मेथड का मीनिंग और सम फीचर्स। यू कैन राइट एनीथिंग you can write related to that method, so this you will get from the book also, right?
अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1000 एंड द रेट इज 10, तो वी विल राइट द डेट 1 मार्च, यहाँ पे दिया है 24। ओपनिंग स्टॉक हम बैलेंस में लिखते हैं, यूनिट्स 1000, रेट इज 10, तो अमाउंट इज 10,000, राइट। देन डेट वाइज जाना है। Sir, 1 second. Can you just wait? यस 1 second. Can you just wait, sir? 1 second. यस Just यस, आई विल वेट। यू कैन ड्रॉ द लाइंस जिसके साथ में सॉल्व करना है। तो sir, now we can start. So first we will write the balance that is given in the first line. Balance was given है ना, right? उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। देन मैंने यही बोला कि हमें डेट वाइज लिखना है, डेट वाइज। अब डेट वाइज में पहले सेकेंड क्या है, ये है 2 मार्च का है, तो वी विल राइट हियर द डेट, नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच इज गिवन 2000 एंड रेट इज आल्सो गिवन, दैट इज 11। मल्टीप्लाई करने हैं हमें, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, राइट। क्लियर, 22,000। फीफो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करना है, पहले तो ऊपर वाला लिख लेना है यहाँ पे, एंड देन यू विल राइट दिस जो हमने खरीदा। अब नेक्स्ट कौन सा एंट्री लेना है, देखो मिस्टेक ये नहीं करना है, हमें डेट वाइज जाना है। हमने 2 मार्च का लिया, तो अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा, तुम लोग बताओ कौन से डेट का आएगा। दैट इज विच डेट, 3 मार्च ना, जो परचेज ही है वापस, 3 March. 3 3 मार्च March. अगेन परचेज, तो अगेन यू विल राइट इन परचेज 3000, रेट इज 12, मल्टीप्लाई दैट इज 36,000। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो कॉपी बोथ फर्स्ट, as it is you have to copy the previous balance, previous date का बैलेंस पहले as it is लिखा, फिर जो खरीदा वो उसके नीचे, तो अभी 3 हो गया। अब ये तो 11 मार्च है परचेज, लेकिन पहले हम ये 5 मार्च सेल का एंट्री करेंगे, 5 मार्च। तो 5 मार्च the total sales is 5,400, we will compare with 1,000, we will write here 1,000 whichever is less, 1,000 का रेट है 10, so we will write 10,000. Now from 5,400 we will subtract 1,000, तो हमारा जो बैलेंस बचता है वो है 4,400, but that is more than this 2,000, जो माइनस करके बैलेंस बच रहा है वो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है 2000 उससे ज्यादा है, तो हम यहाँ पे 2000 ही लिखेंगे। वी कैन नॉट राइट 4400 because this quantity is also less than the quantity that we are selling, 4400 से कम है, तो 2000 लिखा, वो भी लिख दिया। अब from 4400 और from 5400 we will subtract this both, 3000 माइनस करेंगे, तो अब जो क्वांटिटी बचा that is 2400, that we will write the third rate, that is 12 and multiply करके amount आ जाएगा। The total quantity, when always check after writing, the total quantity should match with this 5400. The total quantity should be 5400. In FIFO method we have to sell in the order, जो पहले आया वो पहले बेचेंगे, फिर जो उसके बाद आया वो बेचेंगे, फिर और बचा है तो उसके बाद वाले में से बेचेंगे। तो 1000 और 2000 तो पूरा बेच दिया, 3000 में से 2400 बेचा, तो बैलेंस विल बी 600, रेट विल बी 12 एंड मल्टीप्लाई करके अमाउंट विल बी 7200। क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पे? इट इज क्लियर। एंड देन what is important here is next date, 11th March, परचेज का एंट्री करेंगे। 11th March 4013 एंड मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस पहले तो प्रीवियस डे का बैलेंस, दैट इज 612 एंड दिस, एंड देन जो खरीदा वो, देन द नेक्स्ट डेट इज 15 मार्च जो हमने बेचा, दिस इज टू 21,
तो 15th March सेल 2600 है, बट यहाँ पे यूनिट्स है 600. So first we will write 600. We will write this 12 the rate and multiply करके amount. Now from 2600 we will subtract 600. So we will get 2000. And the next rate is 13. We will write that rate. Multiply करके we will get the amount. Right? 26,000. And ये 600 तो पूरा बेच दिया, खत्म, we have sold. From 4,000, 2,000 बेचा, तो 4,000 minus 2,000. 2,000 is your balance. The rate is 13 and 2,000 into 13 will give you 26,000. Then the 21st March purchase किया, उसका entry करेंगे 5,014. So 5,014 and multiply करके 70,000. First we will write this 2013 and 26. Then we will write this 5,014 and 70,000. और इसके बाद लास्ट में 31st March को 5,000 हमने सेल किया. So 31st March 5,000 and the first, यहाँ पे जो बैलेंस में पहला है वो 2,000. So this 5,000 that we are selling and 2,000, whichever is less, 2,000 is less. So 2,000, rate is 13 and 26,000. From 5,000 we will subtract this 2,000. The remaining is 3,000. उसमें हम ये rate लिखेंगे 14. 3,000 into 14 we will write here 42,000. This 2,000 हमने पूरा बेच दिया. 5,000 में से 3,000 बेचा, तो 2,000 बचेगा. Rate is 14 and this is your 28,000. Right? Cost of goods sold निकालने हैं तो the total of this column, that is your cost of goods sold. Closing stock निकालने हैं तो ये last date के balance का total, that is only 2,000 units and amount to be 28,000. So your closing stock is 2,000 units with value 28,000 rupees. ये तो वही प्रॉफिट था, but this is not important. तो फीफो मेथड तो क्लियर है ना. दो सम में किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है? Anyone want to ask anything in FIFO? नो सर. अब अगर ये वाला ही सम हमें करना है कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज से. वो भी मैं एक बता देता हूँ, क्योंकि वेटेड एवरेज का कोई भी सम आया ही नहीं है. बिकॉज जो ये है हमारा 22 जो है 2022 में लीफो मेथड आया था. लीफो अभी 2 साल से एक्सक्लूड है. 324 से लीफो इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस और 23-24 में FIFO आया. तो आई विल सॉल्व दिस सम ओनली बाय द वेटेड एवरेज मेथड. मैंने सारे सम ना दोनों मेथड से ही सॉल्व किए हुए हैं मेरे एक्सेल फाइल में. फॉर प्रैक्टिस यू कैन चेक एनी सम, यू कैन ट्राई विद एनी मेथड. ये वाला हम लोग अभी कर लेते हैं. $24 का ही विद द वेटेड एवरेज मेथड. राइटिंग द ओपनिंग बैलेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है. सेम यू विल राइट द ओपनिंग बैलेंस इन द बैलेंस कॉलम, दैट विल बी सेम ओनली. नाउ व्हेन वी आर परचेसिंग ऑन द सेकंड, तो वो तो परचेस में हम लिखेंगे, यहाँ तक तो सेम है. अब बैलेंस. So this time, यस sir, is there any chance that weighted average and FIFO both will be asked? Any idea, sir? Yeah, they can ask for 20 marks both also. But there is a 20 rare marks chance. FIFO, 20 marks. No. 10 marks. In the one sum Actually. only they will ask to solve with both methods. Actually. Right? Yes. Okay. But there is very rare chance, maximum 5% probability only. Actually. Otherwise, only Mostly, FIFO though, will be I asked. think they will ask one question on any method and they will ask some theory. जो मैंने बोला. Sir, theory is not there days because we have been told that direct question won't be asked.
ठीक है, बोला है, बट इसमें अकाउंट्स में तो क्या घुमा के पूछेंगे ना। Sir, I don't know what that's what we were told. ठीक है, The बोला direct तो है, question won't be बिकॉज asked. ओपन बुक है तो लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज सेम चीज बोला था। अब लास्ट ईयर का पेपर तो तुम लोग देख ही रहे हो ना, ये जो हाँ। थियोरी था खाली वो उन लोग ने एप्लीकेशन बेस्ड पूछा था, ये डायरेक्ट नहीं था। ठीक है, इन लोगों को थियोरी भी था पार्ट ए 40 मार्क्स का, तो दिस वाज ओनली एप्लीकेशन बेस्ड। अब ये पार्ट बी और सी में तो क्या पूछेंगे, यहाँ क्या एप्लीकेशन बेस्ड है, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है डेप्रिसिएशन का, फाइनल अकाउंट का। इन दिस व्हाट दे विल आस्क। ठीक है, मे बी हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसके पहले दे देंगे कि इसने ये बिजनेस खोला है, ऐसे पैरा दे देंगे, फिर ट्रायल बैलेंस दे देंगे, यू आर अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, बट जिसका कुछ मीनिंग नहीं है। ये डिटेल तो देंगे ही ना, देन ओनली यू विल सॉल्व। तो न्यूमेरिकल्स विल बी तो डायरेक्ट ओनली लाइक दिस ओनली, because this is last year paper and last year only it was open book and they have told this, the direct question will not be asked, application based question will be asked, which is for the theory, this also we will discuss in tomorrow's lecture. Okay, so here purchase, अब बैलेंस निकालने का जो मेथड है वो अलग है। वेटेड में, इन वेटेड हम अलग अलग लिखते ही नहीं है, एक ही लाइन में लिखते हैं। So after every purchase, what you have to do is add units and units. After every purchase, you will add the balance units 1000 and the purchase units 1000 plus 2000. You will write here 3000. Amount भी add कर दोगे, 10,000 plus 22,000, that is 32,000. Then you will divide 32,000 the amount with the units. Then you will get the balance rate and you have to round off up to 2 decimal places. So आएगा 10.66666. So I have written it 10.67. तो ये जो रेट है हमेशा अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट से ही आएगा। ये बैलेंस का रेट हमेशा अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट से, और यूनिट्स परचेज के बाद बैलेंस यूनिट्स और परचेज यूनिट्स ऐड करना है, बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रीवियस डेट एंड परचेज अमाउंट ऐड करना है, और सेल्स के बाद माइनस करना है, बस। तो ये और भी सिंपल है। अभी थर्ड को हमने वापस खरीदा तो परचेज में तो हम सेम लिखेंगे 3000, 12 एंड 36। नाउ वी विल ऐड 3000 प्लस 3000 6000, 32,000 प्लस 36,000 68,000, 68,000 divided by 6,000 11.33333। अब इसमें बेचने में भी इजी है, 5,400 हमने बेचा तो डेट ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट। यहाँ पे वो अलग अलग देखना ही नहीं है, वो हमेशा, क्योंकि हम एक ही लाइन में लिखते हैं तो डेट विल ऑलवेज बी मोर ओनली। जो भी सेल यूनिट है वही कम रहेगा, ये बैलेंस का यूनिट हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो यहाँ कुछ सोचना भी नहीं है कि वो कम है ज्यादा है तो माइनस करके लिखना है, दो लाइन में लिखना है, नो। 5,400 लिखो, बट यहाँ पे भी रेट ऑफ सेल इग्नोर करना है। तो रेट कौन सा लेना है, प्रीवियस बैलेंस का रेट, दैट इज 11.33। मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये थोड़ा राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर होगा, ठीक है। किसी का 83 आएगा, 85 भी आएगा, दैट इज फाइन। Then 6,000 minus 5,400, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस, अमाउंट 68 minus 61 182, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, and amount divided by this, that you will give the balance, right? Then again 11th को खरीदा है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले परचेज में, फिर ऐड करेंगे 600 प्लस 4,000, 6818 प्लस 52,000, डिवाइड करके अमाउंट आएगा 58,818 डिवाइड बाय 4,600। तो वेटेड में तो और सिंपल है ना, समझ रहा है वेटेड की मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? यस। तो बस अभी क्या है, फिर वैसे ही बाकी एंट्रीज भी करना है, सेल का करना है, और इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेम, ये टोटल, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स।
क्लोजिंग स्टॉक यही जो बैलेंस है 2000 एंड दिस 27 314 same. Sir, can you just show the whole answer? Okay, yeah. Yes. So इन्वेंट्री में भी किसी को डाउट है, डेप्रिसिएशन में किसी को डाउट है, या फाइनल अकाउंट्स में डाउट है, तो अभी तो पूछ ही सकते हो, कल भी पूछ सकते हो तुम लोग। तो ये 3 सम तो आएंगे ही। These 3 sums will definitely come, right? These 3 sums will come for how many marks? 20, 20 and 15, at least 50 marks. At least 50 marks it will come, right? At least 50 marks or 55 marks. This will come, right? Clear है? सबको clear है ये? यस सर। अब So देखो what, ये 55 marks? मतलब अगर 20 मार्क्स का आया डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट एंड फीफो 15 मार्क्स का तो 55 मार्क्स, बट डेप्रिसिएशन और दिस फीफो वेटेड विल कम फॉर 15 एंड फाइनल 20, तो 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स तो ये 3 सम करके एंड दिस विल बी डायरेक्ट ओनली, तुम लोग स्कोर कर सकते हो। अब एक और जो मुझे तुम लोगों को बताना है, जो मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है, वो है ये prepare trial balance as on 31st March 14 and explain purpose of preparing trial balance. ट्रायल बैलेंस का मीनिंग ये तो तुम्हें मिल जाएगा, पर्पस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बुक में, ओपन बुक है तो थियोरी, ठीक है। और ये भी एक 15 मार्क्स के लिए मुझे लग रहा है आ सकता है, और इसमें डेफिनेटली थियोरी भी होगा, और थियोरी एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है। और वो लोग एक ऐसा दे देंगे कि ये एक खोला है न्यू बिजनेस और उसको मालूम नहीं था, बट उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है, बट उसने मिस्टेक किया है। जैसे कि एक बार आया था कोई तो पेपर में, आई विल शो यू, हाँ ये वाला, ये तो बहुत छोटा सा आया था, बट ऐसा ये तो बहुत कम आइटम है कि तुम्हें एक दे देंगे कि किसी ने न्यू बिजनेस खोला है, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है, बट उसने रॉन्ग लिया है जो डेबिट में लेना, कुछ आइटम जो रॉन्ग लिया है, डेबिट क्रेडिट रॉन्ग लिया है, तो तुम्हें उसको करेक्ट करना है क्योंकि उसका टोटल मैच नहीं हो रहा है। ऐसा भी एक केस स्टडी एप्लीकेशन टाइप आ सकता है। यस पार्ट सर सेम हमें अभी सीसी में पूछा गया था, ट्रायल बैलेंस दे दिया था, उसका बैलेंस गलत था। भेजना तुम लोग सीईसी का पेपर ही। तो अभी तो मैं ये क्वेश्चन एक डिस्कस करता हूँ, ये वाला और ये वाला भी डिस्कस करूंगा, करेक्टेड वाला भी, वो भी भेजना। तो यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को। पहली चीज तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा तुम्हारे पेपर में, और उसमें जो क्वेश्चन में होगा दिस इज ट्रायल बैलेंस ओनली, ये ट्रायल बैलेंस ही है, ये ट्रायल बैलेंस ही है। तो तुम्हें आइटम यहाँ से ही मिल जाएगी। मतलब अब जैसे कंप्यूटर्स है, तो कंप्यूटर्स तो एसेट होता है, कैपिटल तो तुम्हें यहाँ से पता ही चल जाएगा, कैपिटल तो हर क्वेश्चन में होता है, वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तुम्हें यही बनाना है, खाली ये बनाना है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्मेट बनाना है, और ये सारे आइटम लिख देने हैं, सारे आइटम लिख देने हैं। उसके बाद खाली डिसाइड करना है कि कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा, और वो साइड तुम्हें लिख देना है बस। तो पहले इसका मेथड क्या है कि अगर इसका पहले तुम लोग श्योर हो, वो पहले लिख देने का। कंप्यूटर का समझो श्योर नहीं हो तो इसको होल्ड पे रख देने का। कैपिटल श्योर हो, कहाँ पे आएगा, क्रेडिट। Sir, in this question, it just you have to put it in which will go in DR and which will go in CR. Yes, but you have to prepare this table, this. Oh, You write all the item, particular में पहले पूरा as it is copy कर लो ये तो। बस अमाउंट की जगह 2 बनाओगे, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड यू हैव टू डिसाइड विच साइड इट विल कम। तो तुम्हें फाइनल अकाउंट का नॉलेज है, तो जो भी डेबिट और एसेट में आता है वो डेबिट में आएगा, और जो भी क्रेडिट और लाइबिलिटी में आता है वो क्रेडिट में आएगा।
और ये आधी क्वेश्चन आ आइटम, सकता है, क्या बोलते हो? ये क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ इसका सकता। वेटेज कितना है? अब तुम लोगों का पेपर पैटर्न के हिसाब से 15 मार्क्स विद थियरी, दिस No, कैन, no. So I'm asking is like this can come in the mid sem. यस, चांस है 60-70%। अच्छा। ठीक है। सो कंप्यूटर मैं खाली बता देता हूँ डेबिट क्रेडिट। तो कंप्यूटर इज डेबिट, एसेट है वो। कैपिटल तो तुम लोगों को मिल ही जाएगा फाइनल अकाउंट में, सबको पता ही है, लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट। डेटर्स ऑलवेज एसेट, तो डेटर्स इज डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो दैट इज क्रेडिट। परचेज ऑलवेज डेबिट में ही आता है तो परचेज डेबिट। सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड इज योर परचेज रिटर्न, तो परचेज डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। बिल्स पेबल सबको पता ही है, डेबिट एसेट होता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट तो डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लाइबिलिटी तो दैट इज क्रेडिट। कैश इन हैंड इज योर एसेट तो दैट इज डेबिट। स्टॉक ऑलवेज डेबिट, ओपनिंग स्टॉक। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट। बैड डेब्ट्स है तो वो भी डेबिट, लेकिन ये न्यू है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज अपोजिट ऑफ बैड डेब्ट्स। जो पैसा डूब गया था वो मिल गया तो इट इज अवर इनकम, तो देयरफॉर दिस 2000 विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। जो श्योर है वो पेन से लिख देने का, जो श्योर नहीं है वो पेंसिल से लिखने का, और फिर टोटल लेके देखने का। अगर तुम्हारा राइट है तो टोटल मैच होएगा, टोटल मैच नहीं हो रहा है डेबिट क्रेडिट का मतलब कोई आइटम तुम्हारी रॉन्ग है, तो तुम क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। द डिफरेंस इज सपोज 8000, 8000 है तो 8000 डिवाइड बाई 2 करोगे, तो यानी तुम्हें 4000 की अमाउंट यहाँ पे ढूंढनी है। तो 4000 की अमाउंट ये है, मतलब तुमने ये रॉन्ग लिया है, इसका साइड चेंज कर दो। अगर एक ही आइटम रॉन्ग हुआ है तो ऐसे सुधर जाएगा, बट इसमें से 80% 90% आइटम विल बी इन योर क्वेश्चन पेपर ओनली इन फाइनल अकाउंट्स। यहाँ से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि डेबिट में आएगा कि क्रेडिट। ठीक है ना? तो ये इतना हार्ड नहीं है, ये इतना हार्ड नहीं है। तो ये डेबिट क्रेडिट मैंने बता दिया। वैसे ही ये 22 का जो है ना, अब इसका देखो टैली नहीं हो। यस, वो क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चन ईयर में आया था सर? दिस इज 24 लास्ट ईयर पेपर। लास्ट ईयर पेपर है, ओके। ठीक है ना? एंड ये 22 में भी आया है। ये 22 में क्या आया है, ये छोटा सा ही दिया है, और इन लोग ने डेबिट क्रेडिट दिया है बट इन लोग ने बोला है कि वो रॉन्ग है, तो तुम उसको करेक्ट करो। अब जैसे कैपिटल है वो डेबिट में दिया है, वो रॉन्ग है, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। सेल्स भी क्रेडिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो डेबिट में आएगा। परचेज जो है वो भी डेबिट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी डेबिट में आएगा। तो ये पांचों स्टार्टिंग के आइटम रॉन्ग दिए। जीपे बैलेंस बराबर है, जीपे बैलेंस यानी बैंक बैलेंस, वो डेबिट में ही आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस डेबिट, तो दिस इज करेक्ट। बट दिस थ्री, इन्वेस्टमेंट, परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर एसेट, ये डेबिट में आएगा, और परचेज तो डेबिट में ही आता है। तो ये तो तुम लोग को फाइनल अकाउंट का नॉलेज है तो पता ही है, आइटम्स वही है ना, कुछ न्यू नहीं है। खाली जीपे बैलेंस एक आइटम न्यू दिया, वहां पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक आइटम न्यू दिया। तो जीपे बैलेंस इज नथिंग बैंक बैलेंस, so that is your asset, so debit. So you have to write this both on the credit, this 3 on the debit. तो टोटल लोगे तो 2,40,000 टैली हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस आता है तो इट्स सिंपल, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा है तो तुम्हें पता चल जाएगा कोई एक दो आइटम तुमने रॉन्ग लिया जिसमें तुम्हें डाउट है, उसका साइड चेंज करके देखो इक्वल आ रहा है क्या, क्योंकि एक दो आइटम ही अलग रहेगी, बाकी तो जो भी फाइनल अकाउंट्स में है वही आइटम रहेगी। तो इट्स वेरी इजी। तो ट्रायल बैलेंस आया तो क्लियर है ना क्या करना है। और ये थियोरी भी इंपॉर्टेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है ये मैं कल डिस्कस करूंगा। ट्रायल बैलेंस का भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस तो सेम ही है, वो भी टेक्स्ट बुक में तुम लोग देखना कहाँ पे है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का अगर 15 मार्क्स के लिए आएगा तो उसके साथ दे विल आस्क सम थियरी आल्सो।
right? They will ask some theory also, like they have asked in the previous year paper also. Explain purpose of preparing trial balance. या steps है तुम्हारे बुक में, या मीनिंग है, एडवांटेजेस है, जो भी है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड वो ढूंढ के रखो. वो तो ओपन बुक है तो पढ़ना नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है अगर थियोरी आता है तो. Clear any doubt in this trial balance, depreciation, final account and FIFO and weighted? So you can ask me. कल मैं थोड़ा जर्नल लेजर भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा थियोरी भी करूंगा, ठीक है, और 22 का पेपर में भी जो आया है और सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लियर? सर जर्नल लेजर आ सकता है मिड सेम वेटेज कितना